गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अंशु कैसे हो? अंशु आवाज आ रही बेटा? अंशु, जतिन, नितिन। यस सर। यस सर। हम चैप्टर कर रहे हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस, जिसमें रिलेशंस वाला पार्ट हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। टुडे वी विल कंटिन्यू विद द बैलेंस पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज फंक्शंस। फंक्शंस भी रिलेशंस ही होते हैं, मगर एक स्पेसिफिक टाइप के रिलेशंस होते हैं। किसी सर्टेन कंडीशन को फुलफिल करते हैं तो फिर हम उसको फंक्शन क्वालिफाई करते हैं, और जो वो कंडीशंस फुलफिल नहीं करते तो फिर वो सिर्फ रिलेशंस ही रह जाते हैं। इन अदर वर्ड्स, हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता, मगर हर फंक्शन रिलेशन होता है। इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो फंक्शंस हैं वो एक प्रकार का सबसेट है रिलेशंस का। मतलब कुछ रिलेशन जो कुछ कंडीशंस पूरी कर लेते हैं वो फंक्शन बन जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखने की है कि हर फंक्शन एक रिलेशन होता है, हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। दूसरा, किसी भी फंक्शन को हम जनरली किसी भी अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, F से, H से, G से। ठीक है, ये कुछ भी हम यूज कर लेते हैं। ग्रीक अल्फाबेट्स भी यूज होते हैं। 5 फंक्शन हो गया या राई फंक्शन हो गया। फंक्शंस के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए हम इन सब चीजों को यूज कर लेते हैं। लिखने का तरीका यही है, fx या HU GY। यहाँ पे XUY फंक्शन के साथ यहाँ जो हम लिखते हैं ये सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। These all are independent variables. Function of X, some function of X, some function of X. ये जनरल नोटेशन है फंक्शन के लिए। हम जो भी एक्सप्रेशन है फंक्शन का उसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे लास्ट टाइम बताया था, y इक्वल टू fx, ये जनरल नोटेशन है किसी भी फंक्शन की। इसमें x हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, y सारे डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। तो सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x which a function which a relation can take is called domain of the function, and the set of all values of y which y can take, ठीक है, is called range of the function. तो अगर if x belongs to a, x किसी a सेट में से आ रहे हैं और y belongs to b, y सारे b में से आ रहे हैं, तो एक जनरल नोटेशन जो फंक्शन की यूज होती है वो हम लिखते हैं फंक्शन f such that का साइन a to b। फंक्शन जो है वो a से b पर है। a से हम कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेंगे और वो वैल्यू फिर b में से रिजल्ट आएगी। ठीक है, तो ये हमने क्या लिखा है यहाँ पे, दिस इज डोमेन and this is codomain.
ठीक है। और जो रेंज होगा, रेंज विल बी सम सबसेट ऑफ कोडोमेन, ऐसे ध्यान रखना। तो एक जनरल नोटेशन है फंक्शन की, कोई भी फंक्शन हो इस प्रकार से लिखा जाएगा, कोई भी रिलेशन हो इस प्रकार से लिखा जाता है। तो जहाँ पे भी आप देखेंगे इस प्रकार से कुछ लिखा हुआ है, ए फंक्शन, ए रिलेशन, ए टू बी, ठीक है। रिलेशन को जनरली आर लिख देते हैं, आर ए टू बी। तो यहाँ पे ए अपना डोमेन हो गया, यहाँ पे रेंज हो, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक्स यहाँ से आएगा और डिपेंडेंट वेरिएबल वाई बी में से आएगा। तो सेट दिस इज ए, दिस इज सेट बी, और यहाँ से जो वैल्यू जिसमें मैप हो रही है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड मैपिंग, एक्स यहाँ पर वाई, और यहाँ पे रिलेशन है तो हम यहाँ आर लिख देते हैं, फंक्शन है तो यहाँ पे एफ लिख। तो ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी फंक्शन को या रिलेशन को शो करने का, ठीक है। अब आई विल एक्सप्लेन कि कोई भी रिलेशन फंक्शन कब बनता है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यूज को हम वाई की वैल्यूज के साथ मैच करा रहे हैं। ये प्री इमेज, ये इमेज, कौन कौन सी वैल्यू इस फंक्शन या इस रिलेशन के हिसाब से मैच होंगी वो सारे हम यहाँ पे मैप कर देते हैं, प्लॉट कर देते हैं। तो किसी भी रिलेशन को फंक्शन होने के लिए पहली जो नेसेसरी कंडीशन है वो ये है कि ऑल वैल्यूज ऑफ ए should have an image। ए की सारी वैल्यू के लिए कोई ना कोई यहाँ पे इमेज होनी चाहिए, ये पहली कंडीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन। यहाँ पे ए में कुछ भी खाली नहीं बचना चाहिए। देयर शुड बी नो वैल्यू इन दी सेट ए इन दी डोमेन that is not mapped, that don't have an image, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन, each value of domain should have a single image। इसकी हर वैल्यू की एक ही इमेज होनी चाहिए, एक वैल्यू की दो इमेज नहीं होनी चाहिए। ये दूसरी कंडीशन है। पहली कंडीशन, इसकी सारी वैल्यूज कवर होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, इसकी हर वैल्यू के लिए यहाँ पे एक ही वैल्यू होनी चाहिए, दो वैल्यू नहीं होनी चाहिए। मतलब इसके एग्जांपल से देखें, दिस इज 1 2 x y z। तो 1 को हमने x से मैप कर दिया, 2 को y से मैप कर दिया, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक हमारी ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है कि यहाँ पे कुछ भी बचना नहीं चाहिए और यहाँ की एक वैल्यू के लिए यहाँ पे एक इमेज होनी चाहिए। So this can be called a function, this can be called a function। अब अगर इसी सिचुएशन में ये चीज हो जाती, हमने इस चीज को कवर करा दिया और इससे दोनों को कवर करा दिया, दिस इज नॉट ए फंक्शन, दिस इज नॉट ए फंक्शन, दिस इज जस्ट ए रिलेशन, बट रिलेशन, ठीक है। तो रिलेशन ये दोनों है, मगर ये रिलेशन ऐसा रिलेशन है जो फंक्शन की कंडीशंस को क्वालिफाई करता है, इसलिए वी कैन कॉल दिस एज ए फंक्शन, दिस इज ए फंक्शन, ठीक है। ये समझ में आया?
y is equal to 2x plus 3, where x belongs to integers. Where x belongs to integers. Let's see. This is y, this is a, this is b. और यहाँ पे कुछ इंटीजर्स है हमारे पास -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. तो फिर यहाँ पे -3 डालेंगे तो क्या मिलेगा हमें? -6 प्लस 3 इज -3. तो -3 को मैप करो. -2 डालेंगे तो -4 प्लस 3 -1 को मैप हो जाएगा. -1 डालेंगे तो +1 आ जाएगा. 0 डालेंगे तो 3 आ जाएगा. 1 डालेंगे तो 5 आ जाएगा. क्या x की कोई ऐसी वैल्यू है जिससे कि y की वैल्यू जो कवर हो चुकी है वो रिपीट हो जाए? किसी भी एक वैल्यू के लिए, किसी भी x की एक वैल्यू के लिए y की 2 वैल्यू होंगी. क्या ऐसा कभी होगा? सोच के देखें. हाँ जी, किसी भी x की वैल्यू के लिए क्या y की 2 वैल्यू आएंगी हमारे पास? नो सर. कभी भी नहीं आएंगी, नेवर. ठीक है, तो यहाँ पे हर एक वैल्यू के लिए, इंटीजर की हर एक वैल्यू के लिए हमारे पास को डोमेन के अंदर एक ही वैल्यू एग्जिस्ट करती है. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर रिलेशन को हम फंक्शन कह सकते हैं. तो दिस क्वालिफाइज फॉर फंक्शन. हर एक वैल्यू के लिए यहाँ पे वैल्यू है. क्या कोई ऐसी वैल्यू है x की, ऐसी वैल्यू जिसके लिए y नॉट डिफाइंड हो जाए, y इंफिनिटी हो जाए? x की किस वैल्यू के लिए y इंफिनिटी हो जाएगा? सोच के देखें. हाँ जतिन, x में क्या वैल्यू डालेंगे तो भाई इंफिनिटी हो जाएगा? सर जतिन? इन्फिनिटी डालेंगे तभी तो इन्फिनिटी आएगा. हाँ जतिन, आप हो नहीं क्या सर है, सर देख रहे थे. बेटा? रिस्पॉन्ड करो. नहीं आ रहा तो बोलो नहीं आ रहा. ठीक है, जवाब मगर दिया करो साथ ही साथ. नहीं आ रहा कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैं सिखा रहा हूँ आपको, सीखने के लिए बैठे हो आप. तो x में इन्फिनिटी डालेंगे तभी इन्फिनिटी होगा, नहीं तो इन्फिनिटी नहीं होगा. और हमेशा याद रखना, इन्फिनिटी हमारे रियल पार्ट का, रियल सेट का, रियल नंबर के सेट का पार्ट नहीं है. इन्फिनिटी बाहर है. ठीक है, तो इन्फिनिटी को हम देखते जरूर हैं मगर इन्फिनिटी के लिए हम अपने वैल्यूज को क्वालिफाई नहीं कराते. हम इन्फिनिटी का चेक जरूर रखते हैं. हम ये जरूर रखते हैं क्या कोई x की ऐसी वैल्यू है जो इन्फिनिटी के अलावा अगर मैं यहाँ डाल दूं तो ये y हमारा नॉट डिफाइंड हो जाएगा. तो इसलिए ये सिर्फ इन्फिनिटी पे होगा जो इस हमारे सेट में नहीं है. बाकी हर एक वैल्यू के लिए, इंटीजर के लिए y की इंटीजर की वैल्यू एग्जिस्ट करती है. ठीक है, तो इसको हम फंक्शन कह सकते हैं. यस, दिस इज अ फंक्शन. दूसरा एग्जांपल लेते हैं. y square is equal to x, where x belongs to natural numbers and y belongs to integers. तो यदि इस प्रकार से हम देखें इसको, ठीक है, तो क्या मेरी सारी वैल्यू कवर होती हैं? ये देखना. अब y की वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा. जब स्क्वायर रूट हम लेते हैं तो हम अपनी तरफ से प्लस माइनस का साइन जरूर लगाते हैं. जब हम अपनी तरफ से स्क्वायर रूट ले रहे हैं तब हमें प्लस माइनस का साइन लगाना होता है. अगर पहले से ही हमें y इज इक्वल टू √x दिया हुआ है और फिर इसको आप सॉल्व कर रहे हैं तब आप यहाँ प्लस माइनस नहीं लगाएंगे, ये फिर गलत हो जाएगा. अब x में जो वैल्यू डालेंगे उससे जो भी वैल्यू रिजल्ट होंगी सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू रिजल्ट होंगी.
ये कॉमन एरर है, बहुत बच्चे गलतियां करते हैं, बच्चे ने टीचर भी ये गलतियां करते हैं कि यहाँ पे अगर वैल्यू 4 की डाल दिए तो y की वैल्यू +-2 हो जाती है। नहीं, +-2 नहीं होगी, ये +2 ही होगी। हाँ, इसमें अगर 4 वैल्यू पड़ी हुई है और फिर y की वैल्यू आप ढूंढ रहे हैं, तब आप उसको इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तब वो +-2 वैल्यू देगी। ये बहुत ध्यान रखना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम वैल्यू ले लेते हैं 1, x की वैल्यू 1 लेते हैं, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? +-1। ये इस प्रकार से मैप हो गई। अगर x की वैल्यू 2 डालते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी? √2 +-। तो यहाँ पे दो गलतियां हो रही हैं। पहली गलती क्या हो रही है? पहली गलती ये हो रही है कि एक वैल्यू से यहाँ दो वैल्यू कवर हो रही। ठीक है, तो ये फंक्शन की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करता है, पूरा नहीं करता है, तो ये इसी पॉइंट पर फेल हो गया, तो हम इसको कहेंगे फंक्शन नहीं है। दूसरी गलती क्या हो रही है? 2 के लिए वैल्यू आ रही है +√2 और -√2। हमें पता है +√2 और -√2 इंटीजर्स नहीं होते हैं, ये दोनों इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, अब क्योंकि ये वाली वैल्यू इससे बाहर जा रही है, इसलिए 2 के लिए कोई भी इंटीजर यहाँ पे नहीं है। जब 2 के लिए यहाँ पे इंटीजर नहीं है तो 2 एक ऐसी वैल्यू जो इसमें कवर नहीं होगी। ठीक है, 2 इज एन नेचुरल नंबर बट √2 डू नॉट बिलोंग टू दिस इंटीजर्स। तो 2 के लिए यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, 3 के लिए भी नहीं है, 4 के लिए, 4 के लिए +2 और -2 होगी। ठीक है, मगर अगेन 4 के लिए भी यहाँ दो वैल्यू आ जाएंगी, तो इसलिए दिस इज नॉट ए फंक्शन। सो y² = x इज नॉट ए फंक्शन। इस प्रकार से देखते हैं। क्या ये फंक्शन है? मैप करके चेक करो फटाफट, क्या ये फंक्शन है या सिंपल रिलेशन? इज दिस ए फंक्शन? Yes, sir. दिस इज ए फंक्शन। Sir, 2x plus 2. Y is equals to 2x plus 2. हाँ, लीनियर फंक्शन है ये। दूसरी वैल्यू 2 से 2x बढ़कर आ गई, सॉरी सर 2x minus 2 होगा ना? नहीं सर, नहीं सर, +2 हो गया। हाँ +2 ही होगा। 1 2 4 6, ये मैंने कुछ स्पेसिफिक वैल्यू लिखी है, मगर ये सारी वैल्यू के लिए होगा। इसका जो फंक्शन होगा वो 2x + 2 ही होगा, मगर 1 2 4 6 8 के लिए ही हमने इसको लिया। ठीक है, तो इन जो वैल्यू हमने ली है, कंसीडर किए, ये डोमेन है हमारा, ये डोमेन है हमारा। तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन अगर आपसे मांगा जाए तो आप क्या देंगे? 1 2 4 ये 6 8, ये डोमेन है। ठीक है, रेंज ऑफ दिस फंक्शन आपसे मांगा जाए तो क्या देंगे आप? ये वाला 2, ये वाला 4, ये वाला 6, ये वाला 8 और ये वाला 10। इस प्रकार से आपको डोमेन और रेंज किसी भी फंक्शन की जो आपको दिया गया या रिलेशन दिया गया उसका इस प्रकार से बताना है। ठीक है, अब ये डिस्क्वालीफाई कब करता? अगर किसी में भी ये वाली वैल्यू 2 बार आ जाती। ठीक है, दोबारा लिखता हूँ, 1 2 2 4 1 6 2 8। अब जो x की वैल्यू ये रिपीट हो रही है,
एक्स की वैल्यू रिपीट हो रही का क्या मतलब है, 1 के साथ 2 भी मैप हो रहा है, 1 की एक इमेज है 2, 1 की दूसरी इमेज है 6। एक वैल्यू x के लिए y की दो वैल्यू एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो ये इस वजह से फंक्शन नहीं कहलाएगा, दिस इज नॉट ए फंक्शन, दिस इज सिंपली ए रिलेशन, ठीक है। इस प्रकार से पूछा जाता है क्या ये फंक्शन है, तो आपको बताना है ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज द वैल्यू 1 इन डोमेन हैज 2 इमेजेस, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू फंक्शन every value in domain cannot have more than 1 image। ये फंक्शन की डेफिनेशन की रिक्वायरमेंट है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है, ये सिर्फ एक रिलेशन, ठीक है। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। एग्जाम्पल 10 देखिए, let n be the set of natural numbers and the relation r be defined on n such that r is equal to x comma y, y is equal to 2x, x comma y belongs to natural number n, ठीक है। तो बताओ इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या होगा, कोडोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा, और क्या हम इसको इस रिलेशन को फंक्शन कह सकते हैं, ठीक है। y is equal to 2x और साथ में दिए हुए x and y both belongs to natural number। तो इसका जो डोमेन है, हर नेचुरल नंबर के लिए हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर ईच वैल्यू ऑफ x देयर इज अ वैल्यू ऑफ y, राइट। सो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन और रिलेशन से आप हाँ बेटा, दिख रहा है आपको स्क्रीन, वापस आया, स्क्रीन दिखाई दे गया बेटा, आवाज आ रही है? Yes, sir. ओके। तो जो रेंज ऑफ दिस रिलेशन इज मल्टीपल्स ऑफ 2, इस रेंज में क्या चीजें आएंगी, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 एंड सो ऑन। ये सारे कौन से नंबर कहलाते हैं, ये सारे नंबर कौन से नंबर कहलाते हैं, इवन नंबर्स, ये सारे इवन नंबर्स हैं। तो इसका डोमेन हो गया ऑल नेचुरल नंबर्स, इसका कोडोमेन भी हो गया ऑल नेचुरल नंबर्स, मगर जो वैल्यूज मैप हो रही वो सिर्फ सारी ये वाली वैल्यूज है, इवन नंबर से जो कवर हो रहे हैं यहाँ पे, इससे ये इसका रेंज हो गया। क्या किसी एक x की वैल्यू के लिए हमारे पास y की दो वैल्यू आएंगी, क्या किसी एक x की No, वैल्यू sir. पे y की दो वैल्यू आएंगी, ये कभी नहीं आएंगी, ठीक है। इसलिए हमारे फंक्शन की जो रिक्वायरमेंट है वो दोनों पूरी होती है। डोमेन की हर वैल्यू के लिए हमारे पास कोड डोमेन में एक वैल्यू एग्जिस्ट करती है, दूसरा
एक x की वैल्यू के लिए y की दो वैल्यू नहीं है, एक ही वैल्यू। तो फंक्शन की दोनों डेफिनेशन की रिक्वायरमेंट यहाँ फुलफिल होती है, इसलिए दिस कैन बी क्वालिफाइड, दिस रिलेशन कैन बी कॉल्ड ए फंक्शन। ठीक है, इस प्रकार से सोचना है। 11th एग्जाम्पल देखो फटाफट। 11th एग्जाम्पल का फर्स्ट पार्ट देखो, सेकंड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट देखो। कैसे फर्स्ट पार्ट को हम फंक्शन बोल सकते हैं? यस सर। हाँ, अब 2 के लिए एक वैल्यू एग्जिस्ट करती है, 3 के लिए एक वैल्यू एग्जिस्ट करती है, 4 के लिए भी एक वैल्यू एग्जिस्ट करती है। ठीक है, मगर 2 की इमेज और 3 की इमेज सेम है, तो ये डाउट, ये मतलब ये ऑब्जेक्शन नहीं है रिलेशन के अंदर फंक्शन बोलने के लिए। जरूरी है 2, 3, 4 तीनों के लिए एक वैल्यू होनी चाहिए और एक एक वैल्यू है वहां। इसमें डोमेन क्या कहलाएगा? इस रिलेशन का डोमेन क्या हो गया? 2, 3, 4। 2, 3, 4 बिल्कुल ठीक है। और इसकी रेंज क्या होगी बेटा? रेंज बताओ अंशु। सर 112। 112 देखो 1 रिपीट हो रहा है ना, तो हम रिपीट नहीं करते सेट में वैल्यू को। ठीक है, जब भी कोई सेट लिखते हैं तो वैल्यू रिपीट नहीं करते, बताएंगे 1, 2। ठीक है, ओके सर। हाँ बेटा सेकंड में देखो, सेकंड में बताओ क्या सेकंड को हम फंक्शन बोल सकते हैं? नो सर। हाँ, इसको क्यों नहीं बोल सकते, इसकी रीजनिंग करो फटाफट। सर इसमें एलिमेंट दो दो है, एलिमेंट भी हाँ, कुछ है। जो डोमेन में वैल्यू 2 है उसकी इमेज 2 है, मगर दूसरे पेयर के अंदर भी 2 की इमेज 4 है। तो x की एक वैल्यू के लिए y की हमारे पास दो दो वैल्यू एग्जिस्ट करती है, इसलिए इस रिलेशन को हम फंक्शन नहीं कह सकते। ठीक है, थर्ड देखो। 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्या इसको हम फंक्शन कह सकते हैं? सर ये फंक्शन है और इसमें एक इमेज बन रही है। ठीक है, ये फंक्शन है क्योंकि x की कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, एक वैल्यू के लिए एक ही इमेज एग्जिस्ट करती है। गुड, फंक्शन में यही पहचानना है। तो डेफिनेशन में भी ये चीज दी है, ये एक्सप्लेन किया है आपको। अब ये स्पेशल टाइप के फंक्शंस हैं। ठीक है, फंक्शन है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी मतलब क्या होती है? आइडेंटिटी मतलब यूनिकनेस। आइडेंटिटी का मतलब होता है यूनिकनेस। जैसा x वैसा y, जैसा x वैसा ही y। ठीक है, अब ये हम सारे रियल फंक्शंस की बात कर रहे हैं। रियल फंक्शंस, रियल फंक्शन का क्या मतलब हो गया? जब हम कहते हैं दिस इज ए रियल फंक्शन, व्हेन वी से दिस इज ए रियल फंक्शन, तो वो रियल फंक्शन जो होता है उसकी डोमेन और रेंज दोनों रियल नंबर्स में से आनी होती है। तो जब डोमेन और रेंज दोनों ही रियल फंक्शंस में से आनी होती है, रियल नंबर्स में से आनी होती है। ठीक है, तो ऐसे फंक्शंस को हम फिर रियल फंक्शंस कहते हैं। All such functions whose domain and range comes from the real numbers itself, ये सारे रियल फंक्शन कहलाते। ठीक है, इसलिए ये सारे फंक्शन
जनरली ऐसे लिखे जाते हैं, R to R means a function from real number to real number, a function from real number to real number, उसका डोमेन भी रियल नंबर है और उसका जो रेंज है, ठीक है, वो भी सबसेट ऑफ रियल नंबर है। तो इस प्रकार से लिखा जाता है। आइडेंटिटी फंक्शन क्योंकि ये सेम है इसलिए इसकी एक जनरल नोटेशन है, दैट इज f of x is equal to h। जो x में जो भी वैल्यू डालोगे सेम वैल्यू इसको मिलेगी, ठीक है। fx की जगह हम इन जनरल y भी लिखते हैं, ये ध्यान रखना। fx की जगह हम y भी लिखते हैं, इसलिए इसको हम y is equal to h इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। जो जो वैल्यू आप x को देंगे सेम वैल्यू y ले लेगा। आपने x में वैल्यू डाली 1, y ले लेगा वैल्यू 1। x में वैल्यू डाली -3, y ले लेगा वैल्यू -3। x में वैल्यू डाली 5, y ले लेगा 5। x में डाला आपने √2, y भी ले लेगा √। जैसी वैल्यू x की वैसी वैल्यू y, क्योंकि दोनों सेम वैल्यू ले रहे हैं इसलिए इसका नाम आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। अब तो जितनी वैल्यू x की है उतनी ही वैल्यू y की है। सारी की सारी x की वैल्यू के लिए कोई ना कोई वैल्यू y में जरूर एग्जिस्ट करती है, एक वैल्यू x के लिए एक वैल्यू y की एग्जिस्ट करती है, ठीक है। इसलिए और किसी भी एक x की वैल्यू के लिए y की दो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि फंक्शन की सारी कंडीशंस यहाँ फुलफिल होती हैं, इसलिए हम इसको नाम देते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, जैसा x वैसा y, ठीक है। इसका ग्राफ बनाएंगे तो ऐसे बीचों बीच लाएंगे। This is x, this is y, जितना यहाँ पे जितना x है, ये x की इतनी वैल्यू है, अगर ये a वैल्यू है तो ये भी a वैल्यू है, और ये कोऑर्डिनेट होंगे इसके a, a इस प्रकार से। सो आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये, डोमेन इसका रियल नंबर है, रेंज भी इसकी रियल नंबर है, ठीक है। इसकी जनरल नोटेशन है fx इज इक्वल टू h, राइट, और fx जब y लिख देते तो y इज इक्वल टू h, ऐसे भी लिखा जाएगा, ऐसे भी लिखा जाएगा। और ये बातें आपको आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में मालूम होनी चाहिए। कहीं भी ऐसी सिचुएशन आती है तो आपको तुरंत ये महसूस हो जाना चाहिए तो आइडेंटिटी फंक्शन की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज आइडेंटिटी फंक्शन। सेकंड है हमारा कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब क्या हो गया, x की वैल्यू आप कुछ भी डालें, x की वैल्यू आप कुछ भी डालें, यहाँ पे वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी, ये वाली वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। मतलब इस मैपिंग के अंदर ये कोई वैल्यू है से 1 2 3 4 5 ये सारे रियल नंबर्स हैं, ऐसे यहाँ पे भी ये सब रियल नंबर्स हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे। तो यहाँ पे आप कुछ भी वैल्यू डाले जा रहे हो अच्छी, मगर यहाँ से आपको एक ही वैल्यू मिल रही है, मान लो वो वैल्यू ये है, तो सारे इसी एक वैल्यू को मैप हो रहे हैं। जब ये सारे इसी एक वैल्यू को मैप हो रहे हैं, राइट, तो ऐसी सिचुएशन में हम बोलते हैं ये एक कांस्टेंट फंक्शन है। अब ये कांस्टेंट फंक्शन भी, ये याद रखना है, ये कांस्टेंट फंक्शन भी हमारे फंक्शन की दोनों रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है। पहली रिक्वायरमेंट, x की हर वैल्यू के लिए एक वैल्यू एग्जिस्ट करती है, x की हर वैल्यू के लिए यहाँ पे एक वैल्यू एग्जिस्ट करती है, और दूसरी रिक्वायरमेंट, यहाँ की एक वैल्यू के लिए यहाँ पे एक ही वैल्यू है, -3 के लिए यहाँ पे एक ही वैल्यू है, वो कौन सी है 3, -2 के लिए यहाँ पे एक ही वैल्यू है, वो कौन सी है 3, -1 के लिए भी यहाँ पे एक ही वैल्यू है, वो कौन सी है 3। तो यहाँ पर एक वैल्यू हो सकती है, यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक वैल्यू के लिए यहाँ पे दो वैल्यू नहीं होगी, ये वाली चीज है। इसलिए कांस्टेंट फंक्शन इज आल्सो ए फंक्शन, इट्स डोमेन इज all real numbers, its range
is a single value which is a codomain of all set of real numbers. ये रियल नंबर के जो कोडोमेन है हमारा पूरा रियल नंबर है, मगर इसकी जो रेंज है वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी सी। ये अब सी की आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, जैसी रिक्वायरमेंट है, जैसी जरूरत है, जैसी सिचुएशन उसके हिसाब से वो कांस्टेंट वैल्यू वहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कांस्टेंट फंक्शन भी एक इस प्रकार का फंक्शन है। किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का इसका ग्राफ कैसे बनेगा? f(x) is equal to c और y is equal to c। y की वैल्यू c है, x की वैल्यू कुछ भी रहे, y की वैल्यू इतनी रहेगी, तो इसका ग्राफ बन जाएगा। So this is y is equal to c। ये इस प्रकार का ग्राफ बनेगा। So this is graph for constant function। This is graph for identity function। ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन, ये कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, इसी प्रकार से आगे चलते हैं। We have a polynomial function। पॉलिनोमियल फंक्शन आपने पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है, याद है कुछ पॉलिनोमियल फंक्शन का? हाँ बेटा, पॉलिनोमियल फंक्शन का कुछ याद है? बताएं। जतिन, पॉलिनोमियल फंक्शन याद है? सर पॉलिनोमियल सर थोड़ा बहुत हाँ याद बेटा, है। हाँ थोड़ा बहुत जो भी याद है, तो ये एग्जाम्पल दो छोटा सा। सर पॉलिनोमियल में जब हम x की वैल्यू निकालते हैं इसमें हम 0 1 2 देखते हैं। ठीक कह रहे हो दिव्यांशु? पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में क्या याद है, कुछ ध्यान है? सर पॉलिनोमियल फंक्शन मतलब सर पॉलिनोमियल की डेफिनेशन बतानी है ना। क्या होता है, कुछ एग्जांपल बता दो जो आपको याद है, ध्यान है, जो भी ध्यान है वो बताओ। पॉलिनोमियल, हाँ बेटा, पॉलिनोमियल कोई भी हो सकता है कि उसकी डिग्री कितनी हो सकती है, लेकिन बस ये है उसकी वो डिग्री जो होगी वो नेचुरल नंबर होगी, हाईएस्ट डिग्री। हाँ, होल नंबर, होल नंबर, यस वेरी गुड। एक तो कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर्स होल नंबर्स होती हैं, हम सिर्फ ऐसे एक्सप्रेशंस को ही पॉलिनोमियल बोलते हैं। हर पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उतने उसके जीरोस होते हैं। ये भी हमने पढ़ा था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे हमने बहुत काम किया है, क्यूबिक इक्वेशन पे भी हमने काम किया है। ठीक है, जितनी डिग्री होती है फंक्शन की, पॉलिनोमियल फंक्शन की, उतनी ही जगह पर वो एक्स एक्सिस को कट करता है यदि उसका ग्राफ बनाया जाए तो पहले पॉलिनोमियल फंक्शन की हम बात करते हैं। कुछ बातें बता रहा हूँ, वो ध्यान रखना है आपको, ये भूलनी नहीं है, लास्ट ईयर भी आपने याद की थी। जनरल फॉर्म किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन का होता है a0 a1 x plus a2 x square a3 x cube plus and so on an x की पावर, where
A0, A1, A2, A3 एंड सो ऑन AN। ठीक है, ये सारे बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये सारे रियल कांस्टेंट हैं। दीज आर ऑल रियल कांस्टेंट। और एक कंडीशन इसके साथ हम और इम्पोज करते हैं, वो है कि जो हाईएस्ट पावर की डिग्री जो होती है उसका जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होता। एंड AN इज नॉट इक्वल टू, ये 0 नहीं होगा। बाकियों की मर्जी हो सकती, कुछ टर्म्स मिसिंग हो सकती। ये चीज समझ आई? ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई? इसकी डिग्री हो गई n। इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? ये भी होंगे n। ठीक है, ये सारे के सारे आइदर ऑल आर रियल, ठीक है, और इमेजिनरी और इमेजिनरी। ठीक है, ये रियल हो सकते हैं या इमेजिनरी हो सकते हैं। अगर इमेजिनरी होंगे तो फिर ये रियल से बाहर जाए। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इमेजिनरी होंगे तो ऑल इमेजिनरी रूट्स exist pairwise। ये ध्यान रखना है, और इमेजिनरी रूट्स एग्जिस्ट पेयरवाइज। आपको अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वाड्रेटिक फार्मूला ध्यान है, इसमें कि हम x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a, इस प्रकार से फार्मूला लिखते हैं। तो ये जो अगर d नेगेटिव हो गया, अगर ये डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो गया, उस केस में ये वैल्यू इमेजिनरी हो जाती है। और फिर इमेजिनरी प्लस और माइनस दोनों होंगी, दो वैल्यू इमेजिनरी हो जाएंगी एक साथ, प्लस वाली भी माइनस वाली भी। तो इमेजिनरी रूट्स हमेशा जोड़े से आते हैं, ये ध्यान रखें। ठीक है, ये स्पेसिफिक केस है क्वाड्रेटिक का। हम एक जनरल डिग्री की बात कर रहे हैं जिसमें n इज इक्वल टू 1 हो, ये n है, डिग्री यहाँ पे n। ठीक है, नाउ इफ n इज इक्वल टू 0, अगर n ही 0 है, जो हमारी गिनती n तक गई है, ये n ही 0 है, मतलब ये सारी टर्म्स यहाँ पे नहीं है। ये 0 fx इज इक्वल टू a0 x की पावर 0, ये n हमारा 0। तो ये क्या चीज होगी? ये हम अभी बात करके आए पीछे कि कैसा सा फंक्शन हो गया। कैसा फंक्शन है बेटा? x रेज टू द पावर 0, एनीथिंग रेज टू पावर 0 क्या होता है? सर कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन है। एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 0। तो fx इज इक्वल टू a0, और a0 हमने क्या बोला है? a0 इज ए रियल कांस्टेंट, एक रियल नंबर है ये कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है, इफ n इज इक्वल टू 1, तो fx की फॉर्म क्या हो जाएगी? a0 प्लस a1 x की पावर 1, यहाँ पे खत्म हो गई। तो ये क्या हो गया? ax प्लस b, ये फॉर्म हो गई। ठीक है, ऐसा फंक्शन हो गया लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन होता है। लीनियर का मतलब क्या हो गया? स्ट्रेट लाइन। कोई भी लीनियर फंक्शन को आप प्लॉट करेंगे तो ऐसी स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, अब क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, इसकी डोमेन और इसकी रेंज दोनों रियल नंबर ही होंगी। हर एक वैल्यू x के लिए y की वैल्यू एग्जिस्ट करती है। इस प्रकार से डोमेन और रेंज दोनों रियल नंबर्स होंगे इसमें। ठीक है, एक x की वैल्यू के लिए y की a की वैल्यू मिलेगी, दो नहीं मिलेंगी। और क्योंकि ये लीनियर है, इसकी डिग्री 1 है, इसलिए ये x एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट करेगी, और वो एक पॉइंट हमारा कौन सा है? ये वाला, दिस इज दैट पॉइंट।
तो एक ही सिंगल जीरो इसका हमारा एग्जिस्ट करता है, लीनियर इक्वेशन का एक ही जीरो, दिस इज 1 जीरो। ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर अगर इसकी डिग्री 2 है अगर इफ n इज इक्वल टू 2, तो fx की फॉर्म हो जाएगी a0 a1x a2x स्क्वायर। ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरली हम लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस इस फॉर्म में लिखते हैं। क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म है जो इस प्रकार से लिखी जाती है। ठीक है, अब इस फंक्शन की डिग्री क्या हो गई, इसकी डिग्री हो गई 2, तो इसके जीरोस कितने होंगे, जीरोस भी होंगे 2। अब ये जीरोस दोनों या तो रियल होंगे, जो बातें बता रहा हूँ सारी ध्यान रखने की है बातें, दो जीरोस, अब ये दोनों जीरोस रियल हो सकते हैं या दोनों इमेजिनरी हो सकते हैं। सिचुएशन क्या है, पहली बात ये देखो, दो जीरोस कैसे होंगे। अगर मैं इसको प्लॉट करूंगा, ठीक है, जो ए है ये वाला ए, दिस इज ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव, तो इसका ग्राफ बनेगा इस टाइप से बनेगा, यू शेप बनेगा, ओपन अबव, ओपन अबव, ऊपर से खुला, यू शेप, इस प्रकार से कहलाता है ये। ठीक है, तो ये ग्राफ ऐसे भी हो सकता है, इसकी कई फॉर्म हो सकती है, आप ऐसे समझिए इसे, ये ऐसे भी हो सकता है, तो दोनों रियल जीरोस हैं, ये ऐसे भी हो सकता है, एक जगह टच कर रियल एंड इवन, और अगर ये यू शेप ग्राफ के दोनों जीरोस रियल होंगे और इक्वल होंगे, इसके जीरोस कैसे होंगे, इसके दोनों जीरोस रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये बताया जाएगा। अब दूसरी सिचुएशन क्या है, इफ a इज लेस देन 0, इसकी बात करते हैं, मतलब ये a की वैल्यू निगेटिव हो जाए, यहाँ पे आ जाए -2x², ऐसे आ जाए, निगेटिव होगी वैल्यू, तो ये वैल्यू अगर निगेटिव हो जाएगी तो उस केस में फिर ग्राफ चेंज हो जाएगा, ग्राफ की शेप चेंज हो जाएगी, ग्राफ इस प्रकार से हो जाएगा, ओपन बिलो, नीचे से ओपन है, ठीक है, ऊपर से उल्टा यू बन गया, ये दिस इज नाउ रिवर्स। और यहाँ पर भी फिर सेम चीज होगी, या तो इस प्रकार से हो रहा होगा, या ये इस प्रकार से टच करके आ रहा होगा वापस, या फिर ये टच ही नहीं कर रहा होगा। इमेजिनरी जीरोस, बोथ जीरोस आर रियल एंड इक्वल, बोथ जीरोस आर रियल एंड अनइक्वल, ये वो वाली सिचुएशन। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। और ये जितने भी ग्राफ बने, जितनी भी शेप्स बनी है, चाहे सीधी थी चाहे उल्टी है, ऑल दीज शेप्स आर कॉल्ड पैराबोलास। पैराबोला, सारी शेप पैराबोला कहलाती है। सर ऐसा जरूरी नहीं है ना कि ये जो पहला टू रियल अनइक्वल जीरोस का जो ग्राफ पैराबोला बना है, ये जरूरी नहीं है हाँ। ना कि सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड नहीं क्वाड्रेंट। नहीं, ये कहीं भी हो सकता है, ये तो मैंने बनाने के लिए बना दिया, ये कहीं भी हो सकता है, मगर एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा, ये जरूरी है। ये यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ कहीं भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि यहीं पर होगा हमेशा, ना ऐसा नहीं। ठीक है, यस सर। आप इसको इस प्रकार से देखो, x² + 5x + 6, इसके वैल्यू -2 -3, तो ये इधर चला गया। अगर मैं इसी को माइनस कर देता तो ये +2 + 3 हो जाते, तो ये इधर आ जाते। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है?
यस सर। हाँ, तो ये शेप कहीं भी हो सकती है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे कट कर रहा है, ये ध्यान रखने वाली बात है, इस पे आपको फोकस रखना है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए मैं आपको ये सब बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये पैराबोला की जो शेप है इस प्रकार की होती है। सेकंड डिग्री की जो भी इक्वेशन है पैराबोला बनाती है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कॉनिक सेक्शन के अंदर आगे, ठीक है। अगर ए की वैल्यू निगेटिव है फिर उल्टा बनेगा, ए की वैल्यू पॉजिटिव है तो सीधा बनेगा, ये बातें ध्यान में रखनी है। इसका डोमेन भी रियल नंबर में से आता है, इसका रेंज भी पूरा रियल नंबर से आता है। अगर इसके जीरोस इमेजिनरी हो जा रहे हैं तो ये फंक्शन नहीं है, और अगर ये रियल फंक्शन नहीं, फंक्शन है रियल फंक्शन नहीं है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है फिर, ठीक है। इस प्रकार से ध्यान देना है। कोई भी क्यूबिक इक्वेशन है, इफ n इज इक्वल टू 3 तो fx की जनरल फॉर्म हो जाएगी a0 a1x a2x स्क्वायर a3x क्यूब। अब 3 तक चली गई पावर। क्यूबिक इक्वेशन भी आपने पढ़ी है, आपने जो जनरल फॉर्म पढ़ी है क्यूबिक इक्वेशन की वो पढ़ी है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर cx प्लस d, आपने ये वाली पढ़ी, ठीक है। ये जनरल फॉर्म है, ये स्पेसिफिक है जो हमने पढ़ी है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। हम एनालाइज भी इसी को लेके करते हैं, इसी वाली इक्वेशन। अब क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है 3, इसकी डिग्री है 3, तो इसके जीरोस कितने होंगे, इसके जीरोस भी 3 होंगे। अब ये 3 जीरो कैसे बन सकते हैं ग्राफिकली, अगर हम इसको समझें तो इस प्रकार समझें आप कि अब ये ग्राफ 3 जगह काट रहा है, 1 2 3, या तो इस प्रकार से काट रहा होगा, दूसरा क्या हो सकता है ऐसे हो सकता है, ऐसे भी। ये 3 जगह हमें एक्स एक्सिस को 3 जगह कट कराना है, तो एक्स एक्सिस को 3 जगह इस प्रकार से कट कर सकते हैं, या तो ये वाली शेप होगी या ये वाली शेप होगी। और ये दोनों कैसे हैं, रियल जीरोस, ठीक है। क्योंकि एक्स एक्सिस को डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट कर रहा है इसलिए रियल जीरो। अब मैंने आपको बताया था अगर जीरो इमेजिनरी होगा तो वो पेयर वाइज होगा, जोड़े से होगा, ठीक है। तो यहाँ से एक बात समझ में आती, जोड़ा तो फिर इसमें एक ही बन सकता, 3 में से 2 जोड़े तो बन ही नहीं सकते। तो एक जीरो इसका रियल हमेशा होगा, बाकी 2 जो जीरोज हैं वो रियल भी हो सकते हैं, वो इमेजिनरी भी हो सकते हैं। अगर वो इमेजिनरी जीरोज हैं तो फिर ग्राफ की शेप कैसी हो जाएगी, अगर बाकी के 2 जीरोस इमेजिनरी हैं तो ग्राफ इस प्रकार से भी हो सकता है, लाइक दिस। ये कट ही नहीं कर पाए, यहीं से वापस हो गया, तो ये 2 जीरो हमारे इमेजिनरी हो गए, एक रियल हो गया, ठीक है। ये वाली शेप हो गई जब तीनों जीरोस हमारे रियल थे, और ये वाली इस वाली शेप में भी एक रियल जीरो है, ये 2 इमेजिनरी हो गए, ये इमेजिनरी हो गए, ये एक रियल जीरो, ये वाली इमेजिनरी हो, ठीक है। तो इसमें और इसमें इमेजिनरी जीरोस आ गए हमारे, इस प्रकार से देखना है, ठीक है। दिस पॉइंट क्लियर। तो इमेजिनरी जीरोस का ये वाले केसेस बनेंगे, ये तीनों, ये वाला केस रियल जीरो, इसका डोमेन भी हमारा रियल फंक्शन है, इसकी रेंज भी रियल नंबर्स है, डोमेन भी रियल नंबर, रेंज भी रियल नंबर, ठीक है। अगर इमेजिनरी जीरो हो गए तो इसकी जो रेंज है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में चलेगी, फिर ये रियल फंक्शन है, फिर कॉम्प्लेक्स फंक्शन, ठीक है। इस प्रकार से इसका ध्यान रखें। तो सारे पॉलिनोमियल फंक्शन इस प्रकार से, सर इमेजिनरी जीरो मतलब तीनों इमेजिनरी जीरो हो तब कॉम्प्लेक्स फंक्शन में जाएंगे। तीनों तो होंगे ही नहीं ना बेटा, इमेजिनरी जो भी रूट्स होते हैं वो जोड़े से आते हैं, पेयर वाइज आते हैं। मतलब जब 2 इमेजिनरी जीरोस होंगे या फिर एक एटलीस्ट होगा तब वो उसमें चला जाएगा कॉम्प्लेक्स फंक्शन में। हाँ, एक नहीं 2 होंगे, एक एक नहीं हो अकेला, सकता। एक नहीं हो सकता, पेयर वाइज होते हैं, जोड़े से आएंगे, ओके सर। ठीक है। कहने का मतलब आप इसको ऐसे लीजिए, 3 में जोड़ा तो एक ही बनेगा ना। यस सर। अगर हम बाय क्वाड्रेटिक फंक्शन ले लेते हैं, इस चीज को ध्यान से सुनो, बाय क्वाड्रेटिक फंक्शन ले लेते हैं, इसकी डिग्री होगी 4,
अब 4 डिग्री के अंदर तो 4 जीरोस हो जाएंगे, ये बात क्लियर हुई? यस सर। और इन 4 जीरोस के अंदर 2 जोड़े बन सकते हैं। यस सर। तो ये सिचुएशन होगी जिसमें सारे के सारे कॉम्प्लेक्स होंगे, या 2 रियल होंगे तुम्हारे, 2 कॉम्प्लेक्स होंगे, या चारों रियल होंगे। इस प्रकार से बनेगा। ओके सर। ठीक है, अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 5 हो गई तो 5 रियल होंगे, या 3 रियल 2 इमेजिनरी होंगे, या 1 रियल 4 इमेजिनरी होंगे। इमेजिनरी जब भी होंगे वो पेयर वाइज होंगे, जोड़े से ही होंगे, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, इसमें एंट्रेंस में क्वेश्चन ऐसे डाल देते हैं, इस पॉलिनोमियल का अगर एक जीरो 2 माइनस रूट 3 है, 2 माइनस रूट 3 है, कोई पॉलिनोमियल बोल दिया, उसको बोलिए एक जीरो है 2 माइनस रूट 3। ठीक है, तो इसका दूसरा जीरो कौन सा हो सकता है, वो सॉल्व करो। वो बोल रहे सॉल्व करो। ठीक है, ये होगा माइनस रूट ऑफ -3। अब इसका दूसरा जीरो क्या होगा, वो सॉल्व करो। ठीक है, अब वो आप अगर सॉल्व करने चले गए तो आपको इसका अंदर वो बेसिक नॉलेज नहीं है कि ये जो भी इमेजिनरी रूट्स होते हैं वो पेयर वाइज आते हैं। तो इसका जो दूसरा नेचुरल तुम्हारे पास इमीडिएट सॉल्यूशन अवेलेबल होना चाहिए वो है कि 2 प्लस रूट ऑफ -3, ये इसका जीरो, क्योंकि इमेजिनरी रूट्स हमेशा जोड़े से आते हैं, ये नॉलेज होनी चाहिए, ध्यान होना चाहिए। तो आपको चॉइसेस में ये एक दिया होगा तो आपको तुरंत इसी को मार्क कर, इसीलिए ये हिंट दिया गया। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स के साथ डील करते हैं। इसका हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ही है, उसमें हम इसकी ज्यादा डिटेल से बात करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन हमारी बहुत बड़ी रेंज कवर करता है। देखो कांस्टेंट फंक्शन से कवर कर लिया, इसने लीनियर फंक्शन कवर कर लिया, इसने क्वाड्रेटिक कवर कर लिया, क्यूबिक कवर कर लिया, बाई क्वाड्रेटिक, ये सारी जितनी भी टाइप की ये सारी चीजें कवर कर लेता है। ठीक है, तो फंक्शंस में इस प्रकार से बहुत सारी वैल्यूज हमारी चीजें कवर होती हैं। हर फंक्शन में हमसे पूछा जाता है इसका डोमेन क्या है, इसकी रेंज क्या है, क्या ये फंक्शन को क्वालिफाई करता भी है या नहीं करता, या इसको हम सिर्फ रिलेशन ही बोल सकते हैं। ठीक है, और अगर ये फंक्शन क्वालिफाई करता है तो फिर इसका डोमेन बताओ, इसका कोडोमेन बताओ, इसकी रेंज बताओ। इस प्रकार से फिर क्वेश्चंस उस पर बनते हैं। ठीक है, इंटेलिजेंट क्वेश्चंस भी बनते हैं। बेसिक्स पहले सीखो, उसको क्लियर करो। जब नॉमेनक्लेचर क्लियर हो जाएगा, लैंग्वेज क्लियर हो जाएगी, फिर आप उन इंटेलिजेंट क्वेश्चंस को भी डील कर सकते हैं। ठीक है, इसके आगे के फंक्शंस में नेक्स्ट क्लास में करूंगा डिस्कस आपसे। ठीक है, इन फंक्शंस में अब तक और कुछ पूछने वाला है तो बेटा पूछो। इन सब में सीखने का बहुत कुछ है अपने पास, क्योंकि ये हर चैप्टर में किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं ये रिपीट हो रहा हो। हाँ जतिन, कुछ पूछने वाला है बेटा? जतिन, आवाज नहीं आई बेटा आपकी। नितिन, दिव्यांशु, यस सर। इनमें कुछ पूछने वाला है जो हमने आज नहीं चीजें सर, कुछ डिस्कस नहीं की हैं? सर, समझ आ गया सर। वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम आगे डिस्कस करेंगे इसको। स्पेशल फंक्शंस हैं वो सारे। ओके, बाय देन।